हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की खबरों से अपडेट करा रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि जंग के बिल्कुल नज़दीक तरीन भी जो मकामात हो सकते हैं, जिनमें खुद बेरूत, दमिश्क, तेहरान, इन सब जगहों से आपको मेहमानों से अक्सर रूबरू कराता रहा हूं और भारत में भी कई जो जानकार लोग हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराता हूं, ताकि जो प्रोपेगंडे का जो एक मकसद होता है कि आपको असल खबर तक ना पहुंचने दिया जाए, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और फैसला आप खुद लें कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। आज हमारे खास मेहमान हैं गौहर रजा साहब, जो बहुत ही जाने माने साइंसदान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उर्दू शायर हैं, कई किताबें लिखी हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात कहते हैं। आज कुछ ऐसी खबरें हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि शायद भारत ने भी अपना कुछ रवैया बदल दिया है या बदलने के लिए सोच रहा है। पहली तो एक खबर यह है कि स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, पेड्रो सांचेज, उनके साथ वडोदरा में एक जंगी जहाजों का एक प्लांट, एक फैक्ट्री कहिए, जो भी कहिए, उसके इनॉग्रेशन के लिए आए हुए थे और दोनों ने यूनाइटेड नेशन की ट्रुप्स जो यूनिफिल लेबनान बॉर्डर पर हैं, उन हमलों की मजम्मत की है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमला करने वाला इजराइल है और उस हमले को कंडम करने वालों में भारत भी शामिल हो गया। एक और बहुत दिलचस्प बात है इसमें कि स्पेन वही मुल्क है जिसने भारत से हथियार और एमुनिशन इजराइल को जाते हुए रोका था, अपने बंदरगाह पर इजाजत नहीं दी थी। तो ये भी बैकग्राउंड आपके सामने रहे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इजराइल की जो पार्लियामेंट है, जिसे नेसेट कहते हैं, उसने UNRWA, जो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो इमदादी कामों को करती है, उस पर पाबंदी लगा दी है। अपने यहां कोई काम नहीं करने देंगे, ना वेस्ट बैंक में, ना गाजा में और ना इजराइल में। यानी अब यूनाइटेड नेशन से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीधे सीधे इजराइल उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। अमेरिका कहने के लिए, बहाने के तौर पर ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तुमने गलत किया है, और उसका दोगला चेहरा पिछले हफ्ते सामने आ चुका। ईरान पर हमले से पहले जब इजराइल ने हमला किया, जब वो एक प्लान लीक हो गया था जिसमें अमेरिका की मर्जी बाकायदा शामिल थी। तो ये क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है, इस वक्त तक की जो नुकसान हुए हैं, लाखों लोग बेघर, और अगर लांसेट मैगजीन की बात पर यकीन किया जाए तो अब तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके। इजराइल का ये रुख कि यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्या कुछ है, इस सब पर बात करेंगे। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। साहब बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आपका आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त देते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपका अपना प्रोफेशन साइंसदान, और बहुत शायर जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है जो सोशल इश्यूज होते हैं उस पर, और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आप बहुत दुनिया को बहुत नजदीक से देखते हैं। आप क्या कुछ देख रहे हैं? ये सब क्या क्या कुछ खेल हो रहा है? दूसरी जंग अजीम के बाद, जिसे हम जंग अजीम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो यूरोप में लड़ी गई और यूरोप में के मुल्कों को नुकसान हुआ। बहरहाल जो भी नाम दें उसे, उसके बाद जो इजराइल में यहूदियों के बसाने का और सहूनियों का कब्जा होने का, ज़ायनिस्ट का कब्जा होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें यूनाइटेड नेशंस शामिल था। यानी इजराइल को पैदा करने वाला, अगर हम कहें, और पिछली तारीख को छोड़ दें, यानी ये सिलसिला तो उससे पहले का है जाहिर यहाँ पर वो एक लैंडमार्क था और उसमें दुनिया के सारे बड़े मुल्क तो शामिल थे ही, छोटे मुल्क भी बहुत सारे शामिल थे। यूनाइटेड नेशंस के बनने के साथ साथ इजराइल बन जाता है, हम ये मान सकते हैं। कम से कम उनकी हिस्ट्री में एक ये बड़ा मोड़ है, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में ये एक बड़ा मोड़ है।
तो जो यूनाइटेड नेशन मां का दर्जा रखता है इजराइल के लिए, जिसने उसे पैदा किया है, आज यूनाइटेड नेशंस को इजराइल आंखें दिखा रहा है। मैं अपनी नज्म में, अगर आप देखें या वैसे बातचीत में देखें, ये बात बार बार कहता रहा हूं कि जो सबक हमने हासिल किए थे दूसरी जंग अजीम के बाद, कि कुछ चीजें नहीं की जाएंगी, यानी ह्यूमन राइट्स से लेकर के वो जो चार्टर है उससे लेकर के, और जंग में क्या नहीं किया जा सकता, ये सारी बातें जिनके ऊपर एक तरह का कंसेंसस पूरी दुनिया में बना था। और अगर हम वहां जो पत्थर रखा हुआ है हिरोशिमा में, उसको देखें, नेवर अगेन वगैरह, ये सारी बंदिशें तोड़ने का काम इजराइल की ये जंग कर रही है। ये जो जंग है, ये एक बहुत अलग तरह की जंग है अगर हम जंगों के इतिहास को देखें जो दूसरी जंग अजीम के बाद का है। और उसकी वजह यह है, मैं क्यों कह रहा हूं, यूक्रेन की जंग के साथ इसका लगातार कंपैरिजन किया जाता है, मैं दोनों को अलग मानता हूं। दोनों में मुझे पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा है। यूक्रेन की जंग जो है वो एक दूसरी जंग के बाद की कन्वेंशनल जंगों में आती है। दो मुल्क लड़ रहे हैं और उसमें हदें पार नहीं की जा रही, यहां हर हद पार की जा रही। हमने ये फैसला लिया था, इंसानियत ने ये फैसला लिया था यूएन के पहल के ऊपर, कि हम बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराएंगे, हम रिहायशी इलाकों के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराएंगे, हम उन लोगों के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराएंगे जो जर्नलिस्ट हैं, हम डॉक्टर्स के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराएंगे जो रसद और मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमने बात की थी, यानी इंसानियत ने बात की थी और एक कंसेंसस पैदा हुआ था। और अगर कोई सरेंडर करता है या पकड़ा जाता है तो उसके भी हुकूक होंगे, यानी दुश्मन की फौज में अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो उसके अपने हुकूक होंगे जिनको हम पार नहीं करेंगे। ये जो हदें तय की थी, इजराइल बड़ी बेशर्मी के साथ इन सारी हदों को तोड़ रहा है। और अगर इस बात को हम दूसरी बात से मिलाकर के देखें कि जो इजराइल है अब, जो उसकी शक्ल है, हैत है उसकी, उस शक्ल में वो जिंदा नहीं रह सकता अगर अमेरिका उसकी पुष्टपनाही नहीं कर रहा था, एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। यानी ये जो हदें तोड़ी जा रही हैं, ये अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज, कुछ कंट्रीज की शय पर हो रहा है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। यानी वो शामिल हैं इन हदों को तोड़ने में। और इन हदों को तोड़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सोवियत यूनियन गिरने के बाद हुआ यह है कि अब कोई बंदिश नहीं रह गई है, अब वो खौफ नहीं रह गया है कि उधर की तरफ से रिएक्शन आ सकता है और उनके पीछे लोग खड़े हो सकते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज सोवियत यूनियन के गिरने के बाद खत्म सी हो गई। तो जो बात आपने शुरुआत की थी उसकी तरफ वापस अगर को लौटें और इससे हम अभी तक जो बात मैंने कही है उससे मवाजना करें, तो काज़मी साहब हमारे सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एक तरफ अवाम है, एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एक तरफ वो कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड कहलाती हैं, जो यूनाइटेड नेशंस में लगातार, खास तौर से साउथ अफ्रीका की लीडरशिप में, इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। और दूसरी तरफ ये 3-4 बड़ी कंट्रीज हैं जो अमेरिका की इंपीरियलिज्म के साथ मिल करके इजराइल की ये जंग लड़ रही है। तो ये जंग अपनी सिर्फ इजराइल की नहीं है, ये जंग जाहिर है कि अमेरिका के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है, ब्रिटेन के लिए, फ्रांस के लिए और जर्मनी के लिए।
और ये मुल्क भी नंगे हुए हैं बार बार यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन लगातार आ रहे हैं और पारित किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में एक वक्त में एक रेजोल्यूशन में तो अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ गया था, यानी फ्रांस और जर्मनी और यूके भी साथ खड़े नहीं हुए थे। अब अगर हम देखें जो आज की खबर है उस पर नजर डालें तो स्पेन के प्रेशर में आकर के आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कल, अगर स्पेन का इतना प्रेशर नहीं होता तो शायद ये बयान नहीं आता। तो स्पेन के प्रेशर में आकर के जो इंडिया खड़ा रहता था नॉन अलाइंड कंट्रीज के साथ और उसमें लीडरशिप का रोल अदा कर रहा था नासिर और टीटो के साथ मिल करके, वहां से आज हिंदुस्तान की पोजीशन शिफ्ट हुई और हमने एब्सटेन करना शुरू कर दिया रेजोल्यूशन से यूनाइटेड नेशंस में। तो हमने उन मुल्कों की जो इजराइल के खिलाफ और वहां के अवाम के साथ खड़े हुए हैं उनकी आवाज को कमजोर करने में कोई कसर नहीं रखी। ये हमारी इंटरनल पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है। अगर आप मुल्क के अंदर हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप मुल्क में दमन को इज्जत दिलाना चाहते हैं, तो फिर आप दुनिया के लेवल पर भी जालिम के साथ ही खड़े होंगे। जो शिफ्ट हमें हिंदुस्तान में की एक्सटर्नल पॉलिसीज में, इंटरनेशनल पॉलिसीज में दिखाई दी, बार बार हमको ये बताया गया पिछले 10 सालों में कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु हम तब थे जब हमारी बात नॉन अलाइंड कंट्रीज सुनते थे और हम उनकी लीडरशिप में साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड के खिलाफ खड़े थे और इजराइल की स्टेट के साथ खड़े थे के खिलाफ खड़े होकर के हम फिलिस्तीनी अवाम के साथ खड़े थे। तो आज हमारी नजरों के सामने बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है, यूनाइटेड नेशंस के ख्याल के ऊपर अटैक है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के ऊपर अटैक है, यूनाइटेड नेशन के जो बॉडीज हैं उनके ऊपर अटैक है। और आज क्योंकि हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स में और खासतौर से इस इलाके में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, स्पेन दूसरे नंबर के ऊपर आता है। हमारे लोग वहां मौजूद हैं और ये धमकी इजराइल सिर्फ औरों को नहीं दे रहा है, बल्कि जब वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को दे रहा है और वहां पर जो यूएन फोर्सेस हैं जो रसद पहुंचाने का काम करती है, जब उनको दे रहा है धमकी, तो वो हिंदुस्तान को भी धमकी दे रहा है, वो स्पेन को भी धमकी दे रहा है, क्योंकि हम सबसे बड़े भागीदार हैं वहां पर। तो काज़मी साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो ये जंग है इसने वो हदें तोड़ी हैं जो हदें तय की थी यूनाइटेड नेशंस ने। अपने मां की कोख से निकला हुआ इजराइल आज मां को धमकी दे रहा है, इंसानियत को धमकी दे रहा है। वहां पर हिरोशिमा पर गिराए हुए बमों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। और मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं, मैं बेहद गुस्से में हूं कि जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने वाले लोग हैं वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो जंग के खिलाफ रेजोल्यूशंस क्यों नहीं पास कर रहे, वो डेमोन्स्ट्रेशंस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो एनवायरनमेंट को जंग पहुंचाती है। और उसमें यूनाइटेड नेशन का अहम रोल हो सकता था जो वो अदा नहीं कर सकते, नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, आपने बहुत सी बातें और बड़े तसल्सुल के साथ कही। हमारे अगर यूनिफिल पर वो हमला करता है, जैसा कि किया है उसने, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हमला है इजराइल का, यहां तक बात पहुंची। लेकिन ये कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हैफा पोर्ट अडानी साहब के हाथ में है और हमारे यहां से हथियार मुसलसल जाने की खबरें आती रही हैं।
जो चेन्नई पोर्ट से जाती हैं, हैदराबाद से बनते हैं, इजराइल और अडानी ग्रुप के बीच में फैक्ट्री बाकायदा है हथियारों की, वो सिलसिला भी जारी है। तो ये मोदी जी जो हैं वो कैसे दोराहे पर खड़े हुए हैं, आखिर ये क्यों नहीं तय कर पाते कि भारत का इंटरेस्ट और अडानी इंटरेस्ट ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये बात कहां आके अटक जाती है? ये यहीं अटक जाती है कि जब आप क्रोनी कैपिटल को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ आपकी पॉलिसीज हैं कि आप मुल्क के अंदर हिंसा को जारी रखेंगे और हिंसा खासतौर से मजहब के साथ मिला करके उस हिंसा को आप इस्तेमाल करेंगे वोट हासिल करने के लिए, और दूसरी तरफ आपके सबसे बड़े सपोर्टर क्रोनी कैपिटल हैं, जो क्रोनी कैपिटल आपको पैसा देता है इलेक्शन जीतने के लिए और खरीदने के लिए लोगों को, यानी सरकारें इस बीच में हमने खरीदी जाती हुए देखी हैं। तो इस क्रोनी कैपिटल के खिलाफ आप नहीं जा सकते, यानी आप देशभक्त तो हैं ही नहीं। देश का इंटरेस्ट बाद में आता है, पहले अडानी और अंबानी का इंटरेस्ट आता है। वो नहीं, आप उसको भी देख लीजिए कि ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन क्योंकि अडानी और अंबानी के हाथ में ऑयल है और गैस है इस मुल्क की, अब आपने ओएनजीसी को पीछे ढकेल दिया है, तो फिर इनका इंटरेस्ट सर्वप्रिय हो जाता है। आपने मुल्क के अंदर तेल की कीमतें घटाई नहीं है, 10% के करीब तेल की कीमतें इस बीच में घटी हैं दुनिया भर में, पर आपने क्या किया कि वही कीमत रखी तेल की, और तेल की बात इसलिए की जाती है ज्यादातर कि उसका असर हर प्रोडक्ट के ऊपर पड़ता है, हर एक की कीमत बढ़ती है, तो इनका मुनाफा सर्वप्रिय है। यानी एक तरह से अगर कहें तो सरकार दलाली पे उतर आती है ऐसे मुल्कों में जहां क्रोनी कैपिटल को सपोर्ट किया जा रहा। अगर क्रोनी कैपिटल का इंटरेस्ट इस बात में है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखा जाए, अडानी के हाथ में पोर्ट हो या हम आर्म्स उनके पास बेच रहे हैं इस वक्त, तो जाहिर है कि जो यूनाइटेड नेशंस और हमारी पीस कीपिंग फोर्स में पार्टिसिपेशन, वो उसको हम अपने ऊपर हमले की नजर से नहीं देखेंगे, इंसानियत पे हमले की नजर से नहीं देखेंगे। फिर तो हमें जालिम के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके साथ। तो इसलिए जो भाई, मैं फिर लौटता हूं कि हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं। हमारे ऊपर तो स्पेन प्रेशर डालता है तो हम एक बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं जो कल दिया है, और जब इजराइल प्रेशर डालता है तो हम एब्सटेन कर जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में हम बाहर निकल जाते हैं, हम वोट नहीं देते। तो हमें ना उधर की हिम्मत है ना इधर होने की हिम्मत है। यानी अब हमारी जो 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 पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, वो पिंग पोंग बॉल की तरह से हो गई। कोई इधर से शॉट मार देता है तो हम इधर हो जाते हैं, कोई उधर से शॉट मार देता है तो उधर हो जाते हैं। ऐसे में क्या विश्व गुरु बनेंगे भाई? यानी अपनी 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 जो हैसियत भारत की थी, भारी भरकम जो दुनिया में पहचान थी, वो सब बिल्कुल क्रोनी कैपिटल के जाल में फंस करके और अपने इलेक्शन जीतने के इंटरेस्ट को बाकी रखने के लिए बिल्कुल देश की जो जो इमेज, जो पहचान, जो मजबूती, ये देखिए मजबूती होती है किसी भी लीडर की कि उस मुल्क के साथ मजबूती जुड़ी होती है, वो मजबूती नहीं रही। पिंग पोंग बॉल की तरह से अगर हम हो गए तो इस हालत में तो फिर हम पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। देखिए, जब हम किसी एक तरफ का बयान देंगे तो दूसरा वाला जो है वो हम पे दबाव डालेगा, और कभी हम उधर की तरफ चले जाएंगे तो हम पर भरोसा नहीं रहेगा, हमारी कोई वक्त कीमत नहीं रही। तो इतनी बुरी हालत में हम पहुंच गए, डेमोक्रेसी भी जाती रही और इंटरनेशनल स्टेटस भी जाता रहा। ये सारी चीजें, ये सारे फायदे साउथ अफ्रीका भी तो देख सकता था, लेकिन साउथ अफ्रीका कितनी मजबूती के साथ फिलिस्तीन के अवाम के साथ खड़ा हुआ है। हमें इंटरनेशनल कोर्ट में यह दिखाई दे रहा है कि साउथ अफ्रीका लगातार संघर्ष कर रहा है इजराइल की पॉलिसीज के खिलाफ।
उंगली उठा रहा है, अवाम को बता रहा है दुनिया भर के कि वहां पर किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, टनों प्रूफ इकट्ठा कर रहा है और वहां जा रहा है। वो तो हमारे मुकाबले में फिलिस्तीन से कहीं ज्यादा दूर है। बेशक, बेशक। उसके ऊपर तो कोई आंच आने का खतरा नहीं दिखाई दे रहा आपको। हमारे तो बॉर्डर के बहुत करीब आ गया है। बिल्कुल। जब तक यूरोप में लड़ाई थी, हमारे लोगों को झोंका गया उस लड़ाई में, और 80,000 से ज्यादा लोग, कहीं 1 लाख का एस्टिमेट दिया जाता है कि हिंदुस्तान के वहां पर इफेक्टेड थे। उसमें ज्यादातर शहीद हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आज तो यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स है पीस कीपिंग, उसमें हमारी सबसे बड़ी भागीदारी है। तो ये जंग जो है वो हमारी सीमा के कितने करीब आ गई है, इसका अंदाजा नहीं है हमको। ईरान के ऊपर अटैक होता है, हमारे और करीब आ जाती है। और उसके अलावा सर, उसके अलावा इस जंग के दौरान जो रेड सी वाला रास्ता बंद हुआ है, जो ट्रेडिंग में जो वो महंगा, जो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके जहाज आ रहे हैं, लाखों डॉलर उसमें ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। भारत उसका, जाहिर है भारत पर असर, बड़ी मार्केट है तो बड़ा असर भी होगा। तो ये सारे असर हम बर्दाश्त कर रहे हैं इजराइल से दोस्ती में। हम खुल के कह ही नहीं पा रहे कि आप जुल्म कर रहे हो, उसे बंद करो, हमारी थाली में से जो है 2 में से 1 रोटी आपने छीन ली। ये बात कहने में कितनी इतनी मुश्किल क्यों आ रही है आखिर? इतनी मुश्किल इसीलिए आ रही है कि आज के दौर में एक तरफ तो आरएसएस है जो कंट्रोल कर रही है इस गवर्नमेंट को, और वो आरएसएस है, याद रखना चाहिए कि जो आरएसएस, इसकी बुनियाद के अंदर फैशिज्म है, इसकी बुनियाद के अंदर इटली का फैशिज्म और जर्मनी का फैशिज्म, और वो हिटलर के साथ खड़े होने वाली आरएसएस जो है वो आज इजराइल के साथ खड़े होने पर दबाव डाल रही है। मैं इसीलिए बार बार ये एम्फसाइज करना चाहता हूं, और आप के माध्यम से आपके व्यूअर्स तक पहुंचना चाहता हूं कि जो इंटरनल पॉलिसीज होंगी, जिस तरह की रूलिंग क्लासेस पॉलिसीज का दबाव डालेंगी, उसमें आरएसएस अगर शामिल होगी बनाने में, तो फिर आपकी एक्सटर्नल पॉलिसीज जो हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, उसको उसी नजर से देखेंगे आप। यानी उस वक्त आप हिटलर के फैशिज्म के साथ खड़े थे। अगर किसी को शक हो तो गोलवालकर की किताब को देख लें पलट के, पतली सी किताब है। आज शर्माते हैं आरएसएस वाले उसका प्रचार करते हुए उस किताब का, लेकिन वो किताब है और हमें मालूम है कि वो किताब है। तो जब आप उस वक्त जालिम के साथ खड़े थे, तो आज भी आप जालिम के साथ खड़े हैं। उस वक्त जो मजलूम था, आप उसके खिलाफ खड़े थे और आप तालियां बजा रहे थे कि सहूनियों के ऊपर या इजराइल में जो लोग बसाए गए, जिन लोगों को गैस चेम्बर में भेजा गया, आप उनके खिलाफ थे, आप उनके मरने के ऊपर ताली बजा रहे थे। आज आप उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो जालिम की सफ में है, उनकी लाइन में है, और उनको पुष्टपनाही है। जैसे हिटलर को एक जमाने में पुष्टपनाही थी इंपीरियल फोर्सेस की, फ्रांस खामोश बैठा था, यूके खामोश बैठा था, अमेरिका तो आखिर तक ही खामोश रहा। वो तो सिर्फ अपनी टीका लगाने के लिए वहां पहुंच गए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आज बड़ी कहानियां बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने ये किया वो किया, वो बकवास है। अमेरिका ने कुछ नहीं किया, कुर्बानी तो असल में सोवियत यूनियन ने दी थी। तो जब आप उसके खिलाफ खड़े थे उस वक्त, तो आपकी पॉलिसी यही है कि आप जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। गांधी के हिंदुस्तान से नेहरू के हिंदुस्तान से ये बड़ी शिफ्ट है, क्योंकि वहां उस वक्त हम जालिम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, तो हमें हर जालिम के खिलाफ खड़ा होना जरूरी था। तब हम विश्व गुरु थे, आज हम विश्व पिंग पोंग बॉल हो गए। विश्व पिंग पोंग बॉल हो गए। देखिए, अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ में जाना चाहता हूं। एक तो ये कि जो रोजाना खबरें हमारे सामने आ रही हैं, हमास और हिजबुल्लाह के लीडरशिप की 2 नस्लें एक तरह से इन्होंने खत्म कर दी। हमास के इस्माइल हानिया, याहिया सिनवर, हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफीउद्दीन,
ये सब खत्म हो गए। ईरान ने अब तक 2 बार डायरेक्ट हमले किए हैं इजराइल पर, और इजराइल ने एक हमला किया है जिसमें दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के 4 फौजी मारे गए हैं, और कहते हैं कि असर कोई ज्यादा नहीं हुआ है। यहां तक ये सारी खबरें सामने आई। अब एक सिनेरियो ये है कि एक जमाना था जब गाजा की घेराबंदी की बात होती थी, अब भी घेराबंदी है उसकी, लेकिन साथ साथ जिस तरह से यमन की घेराबंदी की बात होती थी इस जंग से पहले तक, हमने सब कुछ देखा। अब एक तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से इजराइल की घेराबंदी जो नजर आ रही है, और जो ईरान में बैठी हुई लीडरशिप है वो इस बात को इस जंग से पहले भी कई बार कह चुके हैं। मिसाल के तौर पर 2015 में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि आइंदा 25 साल इजराइल नहीं देख पाएगा अपनी तारीख में। फिर खुद इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने एक बात कही कि हमारी तो 80 साल से ज्यादा हुकूमत ही नहीं रहती, हुकूमत जाएगी। एक कोई मजहबी रहनुमा यहूदियों के हैं, उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि तुम आखिरी प्राइम मिनिस्टर हो इस मुल्क के। तो जहां इजराइल के वजूद को एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है। अब ये जो आरएसएस और जायनिज्म का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में हम एक इमेजिनरी एक सवाल मैं कर रहा हूं। अगर इजराइल जायनिज्म कमजोर पड़ता है, अच्छा, एक सईद नकवी साहब से अभी 3-4 दिन पहले जो बात हो रही थी, उन्होंने 2 बड़ी दिलचस्प बात कही कि इस जंग के आखिर में 3 नतीजे सामने आएंगे। एक तो यह कि अमेरिका की जो हेजेमनी है वो खत्म होगी, जायनिज्म की ये शक्ल खत्म होगी जो ये एग्रेसिव है। तीसरा यह कि फिलिस्तीन स्टेट किसी भी शक्ल में उभर कर सामने आएगा। तो ये बहरहाल एक असेसमेंट है एक जर्नलिस्ट का। अब मैं जो समझना चाह रहा हूं कि अगर इस जायनिज्म के जो दांत जो हैं दिखाने वाले, जो हर एक पर टूट करके पड़ता है, जैसा कि आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन जो उसकी मां है उसके खिलाफ वो निकल के आ गया, तो इजराइल अगर कमजोर पड़ता है या इसका वजूद खत्म होता है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, तो आरएसएस जैसे शायद दुनिया में दूसरे मुल्कों में भी हैं, उनका फ्यूचर क्या रहेगा? कहीं भी फैशिज्म और फैशिस्ट कॉन्शियसनेस, फैशिस्ट सोच जो है वो अगर कमजोर पड़ती है तो उसका असर दूसरी जगह पे भी पड़ता ही है। यानी अगर जायनिज्म कमजोर पड़ता है तो आरएसएस कमजोर पड़ेगी। और ये हमें मालूम है कि जब जर्मनी हार गया उस जंग को, और इटली में खत्म हुआ और जापान में खत्म हुआ लंबे अरसे के लिए, तो लंबे अरसे के लिए आरएसएस भी हिंदुस्तान में कमजोर पड़ी। इन दोनों को आप मिला करके देख सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत बड़ा हाथ इनकी उस गलती का है कि इन्होंने गांधी को कत्ल कर दिया, तो उसकी वजह से हुआ, लेकिन कमजोर पड़े। ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि आरएसएस एक लंबे अरसे के लिए हिंदुस्तान में बेहद कमजोर हो गई थी। जो सन 47 में इन्होंने दंगे कराने में हिस्सा लिया था इस मुल्क में, उसके बाद मजबूती आ रही थी, और ये खतरा था जिसकी तरफ इशारा करते हैं हमारे पटेल साहब, जो होम मिनिस्टर थे, कि ये खतरा था कि टेक ओवर करने की कोशिश की जाए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को सन 47 के बाद। तो इन्होंने गलती कर दी, ये बहुत कमजोर पड़ गए। मेरा मानना यह है कि इसके बाद का पीरियड एक ऐसा पीरियड हो सकता है, मैं सईद नकवी साहब की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, पर रास्ता एक ही चुनती है हिस्ट्री। पॉसिबिलिटीज हर मोमेंट के ऊपर बहुत सारी होती हैं, पर एक रास्ता कोई उनमें से चुनती है। तो इस वक्त पॉसिबिलिटीज कई हैं। ये भी हो सकता है कि इंपीरियलिज्म यहां से विजयी होकर के निकले फिर से एक बार,
और उसे जिंदगी मिल जाए दोबारा, जैसे सोवियत यूनियन गिरने के बाद दोबारा जिंदगी मिली। इस वक्त बहुत कमजोर है इंपीरियलिज्म, क्राइसिस से गुजर रहा है। मार्केट इकोनॉमी काफी नहीं है उसको जिंदा रखने के लिए, और वो एक बड़ी वजह है इस जंग के शुरुआत की। मैं मानता हूं कि इसकी जड़ में असल में वो क्राइसिस है जिससे कि हमारी आर्म्स इंडस्ट्री गुजर रही थी, और उस बहती गंगा में हम भी हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट भी लगी हुई है, जैसा आपने कहा था कि आर्म्स बेच रहे हैं इजराइल को। ये जो आर्म्स का सारा मामला है और उसकी वजह से जो क्राइसिस पैदा हो रही थी दुनिया भर में, उस पे अगर नजर डालें तो हमें ये दिखाई देता है कि दो रास्ते हिस्ट्री ले सकती है, इतिहास या तारीख ले सकती है। एक ये कि रिवाइवल हो जाए, यानी सांस लेने की फिर एक बार जगह मिल जाए इंपीरियलिज्म को, और दूसरी ये हो सकती है कि इंपीरियलिज्म बेहद कमजोर हो जाए। कमजोर हो जाने के चांसेस कहीं ज्यादा अभी दिखाई दे रहे हैं। आज की सिचुएशन के अगर देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी, यहां तक मैं उनके स्टेटमेंट से सहमत हूं कि कमजोर होने के चांसेस इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी और खुद इन मुल्कों की जो इजराइल के साथ खड़े हैं, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इस जंग के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है और इजराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ। तो अगर ये ताकतें इन मुल्कों के अंदर, जर्मनी हो या फ्रांस हो या यूनाइटेड किंगडम हो या अमेरिकन इंपीरियलिज्म हो, अगर वो कमजोर पड़ता है तो हिंदुस्तान में भी फैशिस्ट ताकतें कमजोर होंगी। ये बहरहाल बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि उससे हमारे यहाँ की सियासत पर भी बराह रास्त असर हो सकता है, चूंकि वो जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं और उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि आखिर हम देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं। और कोई खास पहलू जो इंसानियत जिसे कहते हैं आखिरी आखिरी सांसें ले रही है, शायद बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, पानी की पाइपलाइनें काटी जा रही हैं बाकायदा, जो कुछ गाजा में पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी वहां के लोग हिम्मत नहीं हारे। आपने तारीख में अब से पहले ऐसी कोई चीज पढ़ी हो या देखी हो कि इतने लंबे अरसे तक जिनको खाना पीना ना मिले और उसके बाद भी वो डटे खड़े रहें आंधी तूफान के सामने? इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंसान और इंसानियत को अगर हम तारीख की कसौटी पर देखें तो हमारे मुल्क में आजादी की जंग लगभग 100 साल चली। लोगों ने लगातार कुर्बानियां दी 1857 से लेकर के और सन 47 तक। यहां बहुत सारे लोग ये कहने वाले थे कि अंग्रेजों की हुकूमत, जो अंग्रेज हमें बता रहे थे कि अंग्रेजों की हुकूमत में सूरज नहीं डूबता तो तुम क्या लड़के कर लोगे, क्या फर्क पड़ता है। उसके बावजूद अगर हम देखें तो भगत सिंह जैसा नौजवान फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार था। तो इंसानी तारीख हमें यह बताती है कि आजादी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट में इंसान हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। जो हीरोइक इतिहास है फिलिस्तीन का, वो हमें बता रहा है कि दबाया नहीं जा सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए भी टर्निंग पॉइंट है एक बहुत बड़ा कि उसके बाद कोई भी मसला जंग से हल नहीं किया जा सका है। जंग से कोई मसला कहीं भी हल नहीं हुआ है। छोटे से छोटे मुल्क के ऊपर अगर हमला किया है किसी बड़ी ताकत ने तो वहां जीत नहीं पाई। तो कहीं भी जीत जंग से नहीं हुई। लोग, अवाम अपने मुल्क के लिए, अपनी पहचान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं।
तो यहां जो बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, जो यहां औरतों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, जो यहां हॉस्पिटल्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, उनको तहस नहस किया जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज को, इसके बावजूद इस ख्वाब ख्याल में किसी भी बड़ी ताकत को नहीं रहना चाहिए और किसी भी इंसान को नहीं रहना चाहिए कि ये जंग इजराइल जीत सकता है। आखिर में नेगोशिएशन टेबल पर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा और बिल्कुल ताज़ा जो खबर है जो मैं आपको बता दूं, तकरीबन इसी नतीजे पर जा रही है खबर कि योआव गैलेंट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि इसको जंग को ख़त्म करें, कोई मकसद हमारा हासिल नहीं हो पा रहा है और हमें अगर अपने कैदियों को वापस बुलाना है तो कुछ रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे। और जीत और हार के सिंबल के तौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल ताज़ा खबर यह भी है कि इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर में नहीं, कहीं और तहखाने में हो रही है। दूसरी तरफ जिसको ईरान को कहा जाता है कि वो इन सारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, उनके लीडर के बारे में एक बार खबर आती है कि उनको कहीं महफूज मकाम पर छुपा दिया गया है, लेकिन वो फौरन जुमे की नमाज में आते हैं और इतने बड़े मजमे में नमाज पढ़ाते हैं, वो खुल करके बता रहे हैं कि नहीं, हम पूरी तरह से मैदान में हैं। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल वार जिसे कहा जा सकता है, उसमें तो इजराइल हार चुका है, वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। अभी ऐलान बाकी है, हालात उस तरफ जरूर जा रहे हैं कि जिसमें ज़ायनिज्म और आइडिया ऑफ इजराइल कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।